मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो स्टील जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने लगभग 4 यूनिट पढ़ लिए हैं आपके, ठीक है। तो सिलेबस को कंसीडर करते हुए बात करते हैं तो अभी तक हमने जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 यूनिट अपन ने कर लिए, ठीक है। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका, ठीक है, वोल्टेज कनेक्शन, जिसके अंदर आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन करवाया गया था। इंपोर्टेंट चैप्टर आपका वो हमने पढ़ लिया है। और यूनिट नंबर जो 3 आपका वेल्डेड कनेक्शन, इसे अपन ने ऑफलाइन मोड पे पढ़ा था, ठीक है। और जो यूनिट नंबर 4 है आपका टेंशन मेंबर, ये अपना ऑनलाइन मोड पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 यूनिट तक आपका कंप्लीट पोर्शन हो चुका है और लगभग आपका पासिंग तो हो चुका है, पासिंग से बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आप 1 से 4 भी करते हैं तो स्टील के अंदर आपके बैक नहीं आएगी। मान के चलो कि ये जो 4 यूनिट है आपके, अगर आपका 94 मार्क्स का पेपर बनकर आता है तो ये जो 4 यूनिट्स है लगभग मान के चलना कि 4 यूनिट लगभग आपका 94 में से 45-50 मार्क्स कवर कर देंगे, ठीक है। 45 तक कवर कर देंगे, 45 to 40 मार्क्स की आप कवर कर देंगे, उसमें से आपके आराम से 23 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये अपनी बात होगी। तो अपन आगे बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपका 3 चैप्टर आपके रिमेनिंग है। कौन कौन सा चैप्टर आपका रिमेनिंग है? एक तो है यूनिट नंबर आपका 5 का कंप्रेशन मेंबर, जो सबसे अहम चैप्टर है आपका। यूनिट नंबर 6 कॉलम बेस और यूनिट नंबर 7 आपका डिजाइन ऑफ बीम। 3 चैप्टर आपके रिमेनिंग है। बाकी जो सिलेबस में आपका 8वां और 9वां चैप्टर है ये आपका हट चुका है, ठीक है। तो 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं अपने कि अभी तक तो देखो ऐसा है कि जब तक लॉकडाउन है जब तक तो क्लास ऑनलाइन मोड पे ही रहेगी। अगर लॉकडाउन खुल जाता है और मेरे आने का प्लान हो गया, ठीक है, 10 तारीख से पहले 10 मई से, तो आपकी क्लास वापस से आपके ऑफलाइन मोड पर स्टार्ट कर देंगे। बाकी कंडीशन किस प्रकार से रहती है? अगर कंडीशन ऐसी रहती है कि ऑफलाइन मोड पे भी नहीं ले पा रहे हैं अपने कोविड के कारण, तो अपना सारा सिलेबस अपन ऑनलाइन मोड पर ही करेंगे, ठीक है। बाकी टाइम बहुत बड़ा अभी आपके पास में, जून में तो आपके एग्जाम हो गए नहीं, अब जाहिर सी बात है वो आगे किसकेंगे, तो अपन आराम से पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अपने जो 3 चैप्टर है उसमें से जो 7वां चैप्टर है हमारा जो रिमेनिंग है वो है आपका डिजाइन ऑफ बीम। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें बीम की डिजाइन करनी है। हमें क्या करना है भाई? हमें बीम की डिजाइन करनी है। और जनरली आपको 2 प्रकार की बीम आपके होती है सिलेबस के अंदर। एक तो है आपके लेटरली सपोर्टेड बीम और आपके लेटरली अनसपोर्टेड बीम। उसमें भी आपको सिर्फ एक ही बीम आपको पढ़नी है। दूसरी जो बीम है लेटरली अनसपोर्टेड भी आपके कोर्स में नहीं है, आपको पढ़ना है लेटरली सपोर्टेड बीम। कौन सा पढ़ना है भाई? आपको लेटरली सपोर्टेड बीम पढ़ना है। और इसमें भी आपको मान के चलो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी एक ही डिजाइन पढ़नी है आपको, जिसके 10 स्टेप होंगे, उससे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जिसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसमें 10-12 स्टेप हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। उस 2 क्वेश्चन से एग्जामिनर 4 क्वेश्चन बनाने जाए, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो जाएगी, लोड का मान किलोमीटर पर मीटर में किलोमीटर में हो जाएगा, एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। यानी घुमा फिरा के आपको 10-12 स्टेप पढ़ना है इसके अंदर, और एक ही न्यूमेरिकल पढ़ना है लेटरली सपोर्टेड बीम का। उसमें भी एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, बस इतना सही, ठीक है। चलिए, तो अच्छा चैप्टर है। मान के चलो एक बड़ा क्वेश्चन अगर इसका आता है, बीम का जनरली बीम का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। सपोर्टेड बीम का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्या क्या पढ़ना अपन को उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो अपन को क्या करना है भाई? बीम के बारे में पढ़ना है, लेटरली सपोर्टेड बीम, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल अपन को पढ़ना है। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। एक तो कंप्लीट बीम का पूछ लिया जाएगा, साथ में कभी कभी वो रूफ भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, बीम की डिजाइन विद रूफ, ठीक है। तो वो अपन वो 2 टॉपिक पढ़ने हैं न्यूमेरिकल में डिजाइन पोर्शन के हिसाब से। और उसके अलावा कुछ थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ना है। थ्योरी पोर्शन में पहला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग ये आपको पढ़ना है थ्योरी पोर्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक का कोई थ्योरी का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन जो आपका लगातार फिक्स है, ठीक है, वो है आपका शेप फैक्टर। शेप फैक्टर, तो शेप फैक्टर का आपका ज्यादा तो पूछता ही नहीं है, वो सिर्फ पूछता है कि इसकी डेफिनेशन बताइए, ठीक है, 2 नंबर की पूछ लेता है। तो शेप फैक्टर आपका पूछ लेता है और कोई थ्योरी का पोर्शन पूछ लेता है। बाकी इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना है। शेप फैक्टर क्या है कि एग्जामिनर बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है और वो सिर्फ थ्योरी पूछता है, शेप फैक्टर निकालने को देता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ऊपर 3-4 मैं आपको कुछ सेक्शन बता दूंगा, उसके शेप फैक्टर आपको कैसे निकालने हैं वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। ज्यादा फोकस जो आपको करना है वो किस पे करना है भाई? बीम के क्वेश्चंस पर करना है। अगर आप इनके जब देखोगे तो आपको बीम के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, बीम की डिजाइन आपको मिलेगी लेटरली सपोर्टेड बीम की, उसके भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक ही स्टेप है, उसमें 2-3 स्टेप ऐड करके दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, 1-2 स्टेप कम करके एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, तो इतना पोर्शन अपन को पढ़ना है।
तो सबसे पहले अपने बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। तो थ्योरी पोर्शन के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। वो टॉपिक आपका क्या है? वो टॉपिक है आपका वेब बकलिंग, या फिर बात करें अपने वेब क्रिपलिंग। ठीक है, CRIPPLING आएगा यहाँ पे, क्रिपलिंग। ठीक है, तो देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेब बकलिंग को समझाइए। तो वेब की बकलिंग के बारे में आपको लिखना है, 2 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है वेब की क्रिपलिंग को समझाइए। या फिर आपको लैंग्वेज मिलती है बकलिंग ऑफ वेब, बकलिंग ऑफ वेब। तो वेब की बकलिंग बोले या बकलिंग ऑफ वेब बोले, दोनों एक ही चीज। ठीक है, बात करते हैं भाई क्या चीज होती है ये। तो देखो बीम आपने पढ़ा, आपने जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा था ISLB, ISMB, ISHB, ठीक है, ISJB। ये सारी अपनी क्या थी भाई? ये सारी अपनी बीम्स थी। ठीक है, आई का मतलब मैंने बताया था इंडियन, एस का मतलब बताया था इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक, और बी का मतलब मैंने क्या बताया था भाई? बीम बताया था। और ये मिडिल टर्म्स जो होती है वही आपको रिप्रेजेंट करती है बीम के प्रकार को। जैसे कि पहली बीम है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। लाइट का मतलब क्या होता है भाई? हल्की, ऐसी जगह पे जहां पे लोड कम आ रहा। ISMB मीडियम बीम, थोड़ा लोड ज्यादा आ रहा हो तो अपने यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ISHB हैवी बीम, जहां पर लोड थोड़ा ज्यादा आ रहा हो कॉलम के अंदर। ISJB जोइस्ट बीम, यानी जोइस्ट का मतलब होता है छोटी। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ पढ़ा था। और बी का मतलब मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर, जो बी होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? बीम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कोड के अंदर आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस आपका स्टील टेबल जो है वो भी अपने यूज में है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने वेब बकलिंग, या फिर लैंग्वेज आपको क्या मिल सकती है? बकलिंग ऑफ आपको वेब मिल सकता है। ठीक है, क्या होता है देखो उसके बारे में। देखो बीम जो होती है, जनरली जो बीम अपन यूज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो आपका कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कोई बड़ा आपका कोई ऑडिटोरियम हो, या फिर अपने बात करें और कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं भाई? बीम का यूज करते हैं। ठीक है, तो बीम जो होती है वो जनरली लोहे की बनी होगी, स्टील की होगी। स्टील में भी उसका जो सेक्शन होगा, उसका जो शेप होगा, वो शेप आपको कैसा मिलेगा भाई? वो शेप आपको मिलेगा आई सेक्शन। कैसा मिलेगा भाई? आई सेक्शन मिलेगा। और आई सेक्शन को आपको पता है भाई, आई सेक्शन के अंदर जो टॉप वाला पोर्शन होता है और जो बॉटम वाला पोर्शन होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। उसको अपने क्या कहते हैं भाई? फ्लैंज कहते हैं। उसको अपने क्या कहते हैं भाई? फ्लैंज कहते हैं। और फ्लैंज में भी ऊपर वाला पोर्शन तो हो जाएगा टॉप फ्लैंज, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा बॉटम फ्लैंज, और बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको अपने क्या कहते हैं भाई? वेब कहते हैं। एक ये आई सेक्शन है और एक आई सेक्शन मैंने ये बनाया है। देखो इसमें आप जब नोटिस करोगे, इसमें तो जब तुम नोटिस करोगे तो ये नोटिस करोगे कि इसकी जो ऊपर वाला फ्लैंज है उसका साइज थोड़ा छोटा है, और बॉटम जो फ्लैंज है उसका साइज थोड़ा क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, मैकेनिक्स आप पढ़ के आ चुके हैं, तो सब कुछ पता ही है आपको। CGBG सब निकालना आपको आता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी स्टेप तो मेटेरियल तुम पढ़कर आए हो। तो ये बात मैं कर रहा हूं कि जो बीम होती है उसका शेप कैसा होता है भाई? आई सेक्शन होता है। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है टॉप फ्लैंज, बॉटम वाला पोर्शन कहलाता है बॉटम फ्लैंज, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है भाई? वेब कहलाता है। अब क्या होता है भाई? बात ये होती है कि जब लोड इसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है भाई? लोड अपना किसके ऊपर आता है? जैसे कि मान लो आपका कोई कॉलम है, ठीक है, ये मान लो भाई आपका क्या है? कॉलम है। ठीक है, और ये भाई मैंने क्या कर दिया है भाई? ठीक है, ये आपका क्या है भाई? ये आपका कॉलम है, और नीचे मैंने क्या कर दिया? इसकी फाउंडेशन बना दी। तो ये चीज है कि भाई जो लोड है वो लोड किसके ऊपर आएगा? लोड अपने किसके ऊपर आएगा भाई? कॉलम पे आएगा। कॉलम उस लोड को किस पे ट्रांसफर करेगा? फुटिंग पर। और फुटिंग उस जो लोड है उसको कहां पे ट्रांसफर करेगा भाई? फाउंडेशन के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो लोड है वो किसके ऊपर आता है भाई? फ्लैंज के ऊपर आता है, टॉप फ्लैंज पर। टॉप फ्लैंज से ये जो लोड है वो आपका नीचे ट्रांसफर होता है, किस पर? वेब पर। और वेब उस लोड को वापस ट्रांसफर करती है किस पर? फ्लैंज पर। कौन से फ्लैंज पर? बॉटम फ्लैंज पर। यानी आप ये कह सकते हो कि जो लोड है वो फ्लैंज से वेब की तरफ ट्रांसफर होता है, और वापस वेब उस लोड को कहां पे? बॉटम फ्लैंज की तरफ ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो क्या होता है? आप देख सकते हो कि भाई जो लोड है वो आपका फ्लैंज से वेब की तरफ जा रहा है। जो आपका फ्लैंज है वो किस शेप का है? ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल है और बॉटम वाला भी क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसके ऊपर लोड आता है, ये लोड आपका ट्रांसफर होता है किस पे भाई? वेब के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो वेब की जो शेप होती है आप देख सकते हो कैसा होता है भाई? वेब आपका वर्टिकल होता है। कैसा होता है भाई? वर्टिकल मेंबर होता है। तो जब लोड फ्लैंज से वेब पर आता है, और वेब की मोटाई भी क्या होती है भाई? इसकी आप जो मोटाई देखोगे वो भी क्या होती है? कम होती है। और दूसरा ये शेप भी कैसा होता है? वर्टिकल शेप का होता है।
तो क्या होता है, कभी कभी जब लोड का मान ज्यादा लग जाता है या लोड आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वेब होता है वो वर्टिकल शेप का होता है और इसकी मोटाई भी कम होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वेब होता है आपका अपनी वर्टिकल एक्सिस से, ये क्या वर्टिकल एक्सिस है, तो अपनी वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो किसी वेब का अपनी वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट या राइट की साइड में टिल्ट होना ही क्या कहलाता है भाई, बकलिंग कहलाता है। तो इसको आप देखो, जब लोड आपके उसके ऊपर लगा, ये लोड फ्लैंज से वेब के ऊपर ट्रांसफर हुआ, तो वेब की मोटाई क्या थी, कम थी, तो ये अपना वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा आपका ये देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो इसको अपने क्या कहेंगे, बकलिंग ऑफ वेब कहेंगे। इस डायग्राम में देखो, इस बार ये जो आपका वेब है लेफ्ट की तरफ टिल्ट था, आपको राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, बकलिंग ऑफ वेब कहलाएगा। इसको जब आप देखोगे वो थोड़ा सा इधर घुमा, फिर वापस इधर घुमा, फिर इधर हुआ, यानी ये भी आपका क्या है भाई, बकलिंग ऑफ वेब है। तो इसके अंदर थ्योरी आपको क्या लिखनी है, थ्योरी आपको ये लिखनी है कि वेब की बकलिंग में सबसे पहले तो आप बता देना कि जो आपका स्टील स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, बीम सेक्शन का यूज करते हैं। उसके अंदर जो बीम होती है उसका शेप कैसा होता है, आई सेक्शन होता है। फिर आप बता दोगे आई सेक्शन के ऊपर वाले पोर्शन को फ्लैंज कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को वेब कहते हैं। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, वेब की जो मोटाई होती है वो कम होती है और वेब अपना किस होता है, हमेशा वर्टिकल एक्सिस में होता है और लोड वेब फ्लैंज से वेब पे ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, कभी कभी ज्यादा लोड लगने की वजह से वेब जो होता है अपनी वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट या राइट की साइड में टिल्ट हो जाता है। तो वेब का अपनी वर्टिकल एक्सिस से टिल्ट होना ही क्या कहलाता है, वेब बकलिंग कहलाता है, या फिर इसको अपने और लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, बकलिंग ऑफ वेब कहलाता है। फिर आप ये तीनों डायग्राम बना देना, 1 2 3 तीनों को शो करना था तो शो भी कर देना। चित्र नंबर ए में वेब लेफ्ट की तरफ बकल हो चुका है, इसमें राइट की तरफ बकल हो चुका है और इसके अंदर दोनों बकलिंग आपको मिलेगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। तो ये इस प्रकार से क्या है, क्या भाई हमारा वेब बकलिंग हो गया। लगभग 4-5 लाइन आप इसके अंदर लिख देना, ठीक है। ये चीज होगी अपनी वेब बकलिंग। थ्योरी तो मैं समझा नहीं सकता, पता है आपको, लिखवा तो सकता नहीं, समझा सकता हूं। चलिए, तो वेब बकलिंग तो आपको समझ में आ गया, वेब का अपना वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट कर जाना लेफ्ट या राइट साइड पे, वेब बकलिंग कहलाता है। अब बात करते हैं भाई, हर एक चीज है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता होगा, यानी जो वेब बकलिंग कर रहा है तो हमें तो स्ट्रक्चर बनाना है। अगर सारी बीम आपके बकल कर जाएगी तो उसको कैसे अपने रोक सकते हैं। तो क्या होता है कि हमको ये पता चल चुका है कि जो हमारा वेब है ये पतला होता है, हमारा जो वेब है ये पतला होता है और ये वर्टिकल अवयव होता है। तो क्यों ना इसको बकलिंग को रोकने के लिए कुछ ऐसा मेंबर लगाया जाए जो इसकी बकलिंग को रोकने से बचा सके। तो उसके लिए अपन को ध्यान में रखना है कि वेब की बकलिंग को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं भाई, एक वर्टिकल अवयव लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई, वर्टिकल अवयव लगा देते हैं जो क्या करता है, इस वेब को सपोर्ट प्रदान करता है। और इसी वर्टिकल अवयव को अपने क्या कहते हैं भाई, स्टिफनर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी वर्टिकल अवयव को अपने स्टिफनर कहते हैं। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो कि वेब की बकलिंग को रोकने से बचाने के लिए एक वर्टिकल मेंबर लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, वेब को वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिसे हम स्टिफनर कहते हैं। अब देखो भाई, स्टिफनर भी कई प्रकार के होते हैं, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टिफनर जो है वो आपका एक्चुअली में आपको 9वें चैप्टर में पढ़ना था, प्लेट गर्डर, अब वो आपके कोर्स में नहीं है। तो स्टिफनर क्या होता है वो मैंने बता दिया। तो आप क्या लिखोगे, वेब को वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो वर्टिकल अवयव लगाए जाते हैं उसे स्टिफनर कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। इसका मैं थोड़ा सा और अलग डायग्राम बनाता हूं, देखो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इसी वजह से कल भी क्लास नहीं ली, ठीक है ना, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। चलिए, तो ये देखो भाई, ये हमारा क्या है, इसको अपन और थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा कोई बीम सेक्शन हो गया। अब इसमें वेब पतला है, उसको सपोर्ट प्रदान करना है, तो हमने क्या कर दिया भाई, एक वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे अवयव लगा दिया। अब देखो, अगर वो वर्टिकल अवयव हमने एंड पर लगा दिया तो वो कहलाएगा हमारा स्टिफनर। तो भी इसका पूरा नाम क्या होगा, तो इसका पूरा नाम होगा भाई एंड स्टिफनर। क्या नाम होगा भाई, एंड स्टिफनर। अगर ये बीच में लगा हुआ है, अगर ये स्टिफनर बीच में लगा हुआ है तब वो कहलाएगा इंटरमीडिएट स्टिफनर।
और कभी कभी इस जो वेब है इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। भाई जैसे कि आप ये मान लो, ये आपका क्या है कि आपका मान लो ये आपका कोई बीम सेक्शन है, जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये लेफ्ट या राइट साइड में टिल्ट हुआ तो वेब बकलिंग कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि ये आपका लेफ्ट या राइट साइड में ही टिल्ट हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये टेंडेंशियल या फिर मैं कहूंगा थोड़ा डायगोनली भी क्या हो जाता है, टिल्ट होने लग जाता है, डायगोनली भी इसमें वेब बकलिंग आ जाती है। तो उसको अपन रोकने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या कर देते हैं भाई, स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो उसको अपने कहेंगे भाई हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। तो और आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर, थ्योरी के अंदर आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले तो आपने वेब बकलिंग के बारे में समझा दिया। अब आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में वेब बकलिंग को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो आप लिखोगे कि वेब की मोटाई, वेब जो है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टिफनर प्रोवाइड करके हम वेब बकलिंग को रोक सकते हैं। यदि ये स्टिफनर किनारों पे लग रहे हैं दोनों, तब तो उसको बोलेंगे एंड स्टिफनर। यदि सेंटर में लग रहे हैं या थोड़ा सा मध्य में लग रहे हैं तो इंटरमीडिएट स्टिफनर। और यदि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसे अपने कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। एक तो हो गया कि किस प्रकार से अपने स्टिफनर प्रोवाइड करके इसको रोक सकते हैं वेब बकलिंग को। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये जो आपका वेब है इसकी क्यों ना अपन मोटाई बढ़ा दे, क्यों ना अपन क्या करते हैं इसकी मोटाई बढ़ा दे। दूसरी लाइन आप ये लिख सकते हो कि वेब की मोटाई को बढ़ाकर भी वेब की बकलिंग को रोका जा सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों पूछेंगे ना आपसे तो वो आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वेब बकलिंग क्या चीज होती है वो तो मैंने बता दिया। अब वेब बकलिंग के बाद में कैसे वेब बकलिंग को अपन रोक सकते हैं, उसके क्या क्या है, स्टिफनर प्रोवाइड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो आपका ये हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो वेब की मोटाई को बढ़ा सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब क्रिपलिंग। क्रिपलिंग बोल सकते हैं अपने इसको, या क्रिपलिंग ऑफ वेब बोल सकते हैं, या कभी कभी आपको क्रिपलिंग भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो देखो क्या चीज होती है, तो वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग जो है ये दोनों है, तो दोनों ही वेब के अंदर, लेकिन है दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। तो आपको ये मिल सकता है कि क्रिपलिंग और वेब समझाइए, क्रिमलिंग को समझाइए, ठीक है ना। क्रिमलिंग CRIMLING, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब किसी फ्लैंज पर हैवी कंसंट्रेटेड लोड, जब किसी फ्लैंज पर हैवी कंसंट्रेटेड लोड आता है, हैवी कंसंट्रेटेड लोड का मतलब ये हो गया जो किसी एक पॉइंट पर लग रहा है और वो लोड थोड़ा सा क्या ज्यादा है, तो लोड थोड़ा सा क्या है ज्यादा है। और आपको पता है भाई फ्लैंज और वेब कनेक्टेड है, और ये वेब ये फ्लैंज कनेक्टेड है। लोड आएगा फ्लैंज पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, उससे ट्रांसफर होएगा वेब पर जो वर्टिकल मेंबर है, उससे बाद वापस ट्रांसफर कहां पर होएगा भाई, फ्लैंज पर होगा। तो आप लिखोगे इसके अंदर, जब किसी फ्लैंज पर हैवी कंसंट्रेटेड लोड आ जाता है तो उस स्थिति में जब लोड फ्लैंज से वेब में ट्रांसफर होता है तो उस हैवी कंसंट्रेटेड लोड से जो आपका फ्लैंज होता है, सॉरी जो आपका वेब होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है टिल्ट होकर उसी पर ही फोल्ड हो जाता है। यानी थोड़ा सा देखो ये इधर हुआ और वापस इसी के ऊपर क्या हो गया, फोल्ड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई लोड लग रहा है, अब लोड एकदम से किस पर आया, फ्लैंज पर आया। अब जैसे ही वो वेब पर आएगा तो वेब थोड़ा सा क्या हुआ, इधर घुमा और वापस उसी के ऊपर क्या हो गया, फोल्ड हो गया। तो इसको अपने क्या कहते हैं भाई, क्रिपलिंग बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं भाई, क्रिपलिंग बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो वेब क्रिपलिंग है, ये भी अपना क्या है भाई, वेब क्रिपलिंग है, ठीक है। तो ये आप इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। जब किसी फ्लैंज पर हैवी कंसंट्रेटेड लोड हो जाता है तो उस स्थिति में जो वेब होता है वो थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और वापस अपनी उसी एक्सिस पर आकर क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। यानी इधर हुआ और थोड़ा सा इसी पर आकर क्या हो गया, फोल्ड हो गया। तो उस स्थिति में अपन इसको क्या कह सकते हैं, वेब क्रिपलिंग या क्रिमलिंग इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं भाई वेब क्रिपलिंग हो गया, तो वेब क्रिपलिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो फिर अगेन वो चीज जो अपन ने वेब बकलिंग में पढ़ा है, वेब की मोटाई को बढ़ाकर और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड कर अपने क्या कर सकते हैं, वेब क्रिपलिंग को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग, ठीक है। थ्योरी मैंने यहाँ पे समझा दी है और इसका जो भी थ्योरी पोर्शन है जो मेरे पास में लिखा हुआ है वो आप क्या करते ना, मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के, वो तुम लिख लेना। और कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो मैंने बोले हो लेक्चर के समान दौरान, वो तुम उसको सुनकर लिख लेना, ठीक है भाई। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। स्क्रीनशॉट तुम लेना थोड़ा सा बैक करके। चलिए, तो एक टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है,
वेब बकलिंग या वेब क्रिपलिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ फैक्टर। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी पूछता है, सिर्फ 2 मार्क्स का पूछता है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 सेक्शन 4-5 सेक्शन में आपको करवा दूंगा इसका सेफ फैक्टर कैसे निकालना है, करके चले जाना, ठीक है। बाकी अभी तक तो ऐसा ही है कि इसका सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन ही पूछता है, सिर्फ 2 नंबर का सेफ फैक्टर आकृति गुणांक। आकृति गुणांक, सर आकृति तो मेरे घर के पास रहती है, हाँ उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सेफ फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। सेफ फैक्टर जो है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में आपने पढ़ा था जेड, ठीक है। जेड आपने पढ़ा था सेक्शन मॉडुलस, क्या पढ़ा था भाई, सेक्शन मॉडुलस पढ़ा था, और सेक्शन मॉडुलस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था आई बटा वाई, क्या पढ़ा था भाई, आई बटा वाई पढ़ा था। आई तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है, क्या होती है, इसकी बात करेंगे अपने। फिर आपने बताया था कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी यूनिट होती है mm की पावर 4 और y की यूनिट होती है mm, तो आपने बताया था भाई जो सेफ फैक्टर है उसकी यूनिट क्या होती है mm की होती है, ठीक है। तो ये जो आपका जो सेक्शन मॉडुलस है उसकी यूनिट क्या होती है भाई mm की होती है। तो जो अपन पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ फैक्टर है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, सेक्शन मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, सेक्शन मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते थे, और उसकी यूनिट क्या होती थी भाई, यूनिट mm क्यूब होती थी, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होती थी भाई, mm क्यूब होती थी। और सेफ फैक्टर के अंदर आपको एक तो बेसिक चीज पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सेक्शन का, जैसे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/bd क्यूब, सर्कल का क्या होता है π/4 5/64 × d4, इसका सीजी के सापेक्ष क्या होता है, इसका बेस के सापेक्ष क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो बार बार तो बताने वाला नहीं हूँ, वो सब आपको बता चुके हैं। तो अपनी जो पिछली कॉपी है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें अगर आपको आई निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सेक्शन, अगर आप भूल के हो तो थोड़ा सा अपने पास में रख लेना, उसको एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेफ फैक्टर की, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जेडपी बटा जेडी, इसका एक फॉर्मूला होता है जेडपी बटा जेडी, ठीक है। जेडपी जो होता है वो आपका कहलाता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है भाई mm क्यूब। और जेडपी निकालने का खुद का फॉर्मूला होता है a/2 y1 प्लस y2। जेडपी निकालने का खुद का फॉर्मूला होता है a/2 y1 प्लस y2, क्या होता है आगे बात करेंगे। और जेडी जो होता है वो होता है आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और इसकी यूनिट भी क्या होती है भाई mm क्यूब होती है, ठीक है। और जेडी निकालने का खुद का फॉर्मूला होता है I बटा वाई मैक्स, क्या फॉर्मूला होता है भाई I बटा वाई मैक्स, क्या फॉर्मूला होता है भाई I बटा वाई मैक्स। तो बात करते हैं भाई अपना सेफ फैक्टर क्या होता है, तो आप लिखोगे कि जेडपी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तथा जेडई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के अनुपात को रेशियो को हम क्या कहते हैं भाई, सेफ फैक्टर कहते हैं। तो आप लिखोगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तथा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के अनुपात को सेफ फैक्टर कहते हैं, तथा इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। जो आप लिखना चाहो लिख देना। और जो ये आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ऊपर है mm क्यूब, नीचे भी कितना है mm क्यूब। तो ये क्या होता है भाई आपका यूनिट लेस होता है, क्या होता है भाई आपका यूनिट लेस होता है। तो बात करते हैं अपने जेडपी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और जेडी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जेडपी होता है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जिसका खुद का एक फॉर्मूला होता है a/2 y1 प्लस y2, और जेडी होता है आपका I बटा वाई मैक्स। तो बात करते हैं पहले जेडी की बात करते हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल सेक्शन है, ये एक मैंने रेक्टेंगल सेक्शन बना दिया है, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी गहराई को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, एस से रिप्रेजेंट करो। तो इसमें आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी यूनिट क्या होती है भाई mm4। तो रेक्टेंगल के लिए आई बताओ भाई 1/12 बीडी क्यूब, क्या होता है भाई 1/12 बीडी क्यूब। और यहाँ पे मैंने y लिखा है और y मैंने लिखा है y मैक्स। तो y मैक्स क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है सीजी पोर्शन है,
तो इससे 2 y अपन को प्राप्त होंगे, एक तो टॉप से और एक बॉटम से। तो अपन को y कौन सा लेना है, अपन को y लेना है इसका अधिकतम वाला, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है y मैक्स। तो y मैक्स क्या होता है, डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया FIBRE फाइबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आई का तो मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। कोई आपका सेक्शन है, उसका सीजी पोर्शन हो गया, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस टॉप फाइबर से यानी टॉप से और बॉटम से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, वो अपन को लेने। जैसे रेक्टेंगल की बात करें, ये जी हो गया, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होती है d/2, ये डिस्टेंस भी कितनी होती है d/2। तो इस कंडीशन में दोनों बराबर है, तो y मैक्स क्या हो जाएगा d/2। लेकिन कोई ऐसा सेक्शन है जिसकी y क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अपने बात करें आपका ट्रायंगल सेक्शन, ये इसका सीजी पोर्शन है, ये हाइट तो होती है, अगर ये टोटल हाइट कितना है h है, तो ऊपर से तो कितनी होती है 2h/3 होती है, बॉटम से कितनी होती है h/3 होती है। तो जब आपको ZE निकालना है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना है I/y, तो y कौन सा लेंगे, तो आप बोलोगे सर y हम लेंगे जो अधिकतम है। तो h/3 और 2h/3 में से अधिकतम कौन सा हो गया भाई, तो आप बोलोगे सर 2h/3 है। तो इस कंडीशन में y कौन सा हो जाएगा भाई, h/3 ना होकर 2h/3 होगा। ठीक है, चलो तो जेडी का बारे में समझ में आ गया आपको। I/y, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और y होता है आपका डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। कोई सेक्शन है तो उसके सीजी पोर्शन से उसका जो भी टॉप और बॉटम से फाइबर से जो डिस्टेंस है उससे अधिकतम डिस्टेंस अपन को लेंगे। ठीक है, चलिए जो चीज तुमको लगे कि हाँ इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, वो तुम ले लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं अपने कि भाई जेडपी क्या होता है। तो जेडपी का फॉर्मूला है a/2 y1 + y2। तो ए तो क्या है भाई, ए तो है आपका एरिया, ये तो क्या है भाई एरिया। अब जो भी सेक्शन है उसका क्षेत्रफल, जैसे कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बता दो कितना होगा, तो आपको पता है भाई रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा b/d होगा। सर्कल का कितना होगा π/4 × d²। ट्राइंगल का कितना होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो सब कुछ आपको पता है, एरिया mm² के अंदर। और ये y1 में y2 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस, इक्वल एरिया एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे अपने y1 और y2 कहते हैं। ले आओ स्क्रीनशॉट। 30 मिनट का लेक्चर बन गया, बताया तो कुछ नहीं है ज्यादा, 30 मिनट हो गए आज। चलो ठीक है, तो y एक अलग चीज है, y1 y2 एक अलग चीज है। ठीक है ना, तो y1 y2 क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा और फिर बात कर लेते हैं। जैसे देखो ये आपका क्या है, जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल है, आयत है, ये मान लो इसकी क्या है हाइट है h, ये इसकी चौड़ाई है b, हाइट को h मान लो, d मान लो, जो मान लो। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि एक ऐसी एक्सिस जो क्या है इस रेक्टेंगल को 2 भागों में बांटेगी, यानी अपने न्यूट्रल एक्सिस मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना इक्वल एरिया एक्सिस, जो क्या कर रही है ऐसी एक्सिस जो इसको 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तो y क्या होगा, y मैक्स क्या होगा। y मैक्स तो हो गया इसका सीजी से ऊपर और नीचे की डिस्टेंस, सीजी इसकी सेंटर में ही होती है, ऊपर भी d h/2 नीचे भी h/2, तो y मैक्स तो कितना होगा भाई h/2, या d मानो तो d/2 हो जाएगा। लेकिन y1 y2 क्या चीज है उसको देखो, y1 y2 हो गया कि जो आपका सेक्शन है उसमें एक ऐसी एक्सिस जो आपको क्या करती है उसको 2 भागों में बांटती है, ये इसको 2 भागों में बांट रही है, क्या बांट रही है, एक तो ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया, एक तो ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया। ठीक है, तो ऊपर वाला सेक्शन की यहां से लेके यहां तक की हाइट बताओ तो वो होगी h/2, नीचे वाले सेक्शन की यहां से लेके यहां तक की हाइट बताओ तो वो भी होगी h/2। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ऊपर वाले सेक्शन जो है उसकी सीजी होगी, क्या होगी, तो उसकी सीजी से लेके जो एक्सिस तुमने मानी है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी y1। तो ये इसकी सीजी होगी, यहां से लेके ये जो तुमने एक्सिस मानी है यहां तक की डिस्टेंस होगी y1। तो आप बोलोगे सर ये h/2 है, ये इसका सीजी मान लो सेंटर में ही होगा, तो ये डिस्टेंस हमारी y1 होगी, तो y1 आप बता सकते हो टोटल कितना h/2 है, उस h/2 का भी आधा करना है,
h/2 जो है ना उसका भी आधा करना है, तो वो कितना हो जाएगा h/4। तो y1 कितना आ जाएगा h/4। क्लियर है? वही चीज है नीचे वाले में, नीचे कोई सेक्शन होगा सेकंड, उसकी सीजी होगी यहां से लेके और उसका जो सीजी पोर्शन है वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी y2, और y2 कितना है, ये कितना है h/2, इसका भी क्या करना है आधा करना है, कितना होगा h/4। तो y2 भी कितना होगा h/4। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि जो भी आपका सेक्शन है उससे जो इक्वल एरिया एक्सिस है, ठीक है, वहां से जो आपके दो सेक्शन बनते हैं उन दोनों सेक्शन की सीजी से लेके इक्वल एरिया तक की जो डिस्टेंस होती है वो y1 और y2 आती है। अब जरूरी नहीं हो कि हर सेक्शन में y1 y2 का मान सेम हो, इसमें तो भले ही सेम आ रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर के अंदर सेम आए। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सेक्शन है उसका मैं आपको शेप फैक्टर निकाल के बता देता हूं, ठीक है। तो शेप फैक्टर में इतना सा पूछता है भाई, अभी तक तो इतना सा पूछा उसने एग्जामिनर ने कि शेप फैक्टर समझाइए 2 नंबर का, थ्योरी लिख देना और जो अभी तक मैंने समझाया है वो लिख देना, ठीक है। चलो अब टॉपिक क्या है हमारा, कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आयत कहते हैं, ठीक है। कोई एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसका शेप फैक्टर बताइए, भाई रेक्टेंगल का शेप फैक्टर कितना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना आपको, तुम्हारा है नहीं 1.5 होता है, अब याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक रेक्टेंगल है, ये हो गया भाई रेक्टेंगल, ये वाला पोर्शन तो कहलाता है इसका बी, और ये वाला पोर्शन आप डी मानो या एच मानो, कुछ भी मान लो बोली, ठीक है। ये कोई रेक्टेंगल हो गया, इसका आपसे फैक्टर निकाल जाए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, आज की तारीख जानते हैं, कितनी है भाई 25, सबको ही पता है। तो वी नो दैट शेप फैक्टर क्या होता है भाई, शेप फैक्टर होता है ZP बटा ZA। शेप फैक्टर क्या होता है भाई, ZP बटा ZA होता है। तो ZP निकाल दो, ZA निकाल दो, दोनों मान इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आयत का शेप फैक्टर आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं ZD का फॉर्मूला क्या होता है भाई, I बटा y मैक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बटे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आयत के लिए I क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/12 B इंटू h³ बटे में y मैक्स। ये आपका अगर CG पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस h/2, ये वाली भी कितनी होती है h/2 होती है, यानी बराबर होती है। तो y मैक्स कितना आता है इसके अंदर, दोनों ऊपर से और बॉटम से बराबर ही आता है, तो y मैक्स हो गया h/2। सॉल्व करो भाई इसको, एक h से एक h गया, 2 से 6 गया, तो b इंटू h²/6। तो ZD कितना आ गया, BH²/6। कोई दिक्कत है क्या किसी को, 2 से लिया 6 बार, एक h से एक h लिया, ठीक है, BH²/6। अब क्या निकालना है भाई, ZD आया है, अब निकालना है ZP फॉर्मूला A/2 y1 प्लस y2। y1 y2 क्या होती है, इक्वल एरिया एक्सिस से जो आपका सीजी पोर्शन है वहां तक की दूरी, ठीक है। तो 2 सेक्शन बनेंगे ना, उसकी सीजी A। अब आयत का A बताओ भाई, आयत का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर B इंटू H होता है। y1 कितना आता है भाई, जिसका जो मान y1 है जो y2 होता है, इसमें तो बराबर ही होता है। अभी मैंने बताया ये इक्वल एरिया एक्सिस है, ये डिस्टेंस y1 हो जाएगी, और इधर वाली एक्सिस सेंटर सीजी से ये डिस्टेंस y2 हो जाएगी। और इस कंडीशन में y1 और y2 का मान दोनों अभी निकाल के बताया था मैंने, h/4 आ रहा था क्या, बस रख दो h/4। ये सारे मान कहां पुट कर देंगे, ZP के फॉर्मूले में। तो ZP एक B इंटू H बटा 2, y1 प्लस y2 यानी h/4 प्लस h/4। तो एक h और एक h मिलके कितने हो गए, 2h हो गए, एक और एक कितने होते हैं, 2 या 11, क्या होते हैं, 2 होते हैं, वही चीज है। h और h, h/4 मिलके कितना, 2h/4। तो BH/2 इंटू h और h, 2h/4 कर दो इसको, जो कट रहा है उसे काट दो, 1 2 से 2 गया, BH इंटू h² ये आ गया BH²/4। किसका मान, ZP का। तो ZP का आया BH²/4, ठीक है, यहां लिख रहा हूं BH²/4 आ गया। दोनों मान कहां पुट कर देंगे,
जो सेफ फैक्टर है उसके फॉर्मूले। सेफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या भाई, जेडपी बटा जेडी। जेडपी कितना है, बी एच स्क्वायर बटा 4, जेडी कितना है, बी एच स्क्वायर बटा 6। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर, 6 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 6 बटा 4, 2 के पाटे से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 में इसका भाग लगाओ 1.5। तो सेफ फैक्टर कितना आ गया भाई आयत के लिए, 1.5 आ गया। ठीक है, किसी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो आयत के लिए सेफ फैक्टर कितना निकल कर आया, 1.5। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है, एक स्क्वायर सेक्शन मानना। स्क्वायर किसको कहते हैं भाई, स्क्वायर कहते हैं वर्ग को। ये साइड मानना ए, ये साइड भी कितनी मानना ए। इसका सेफ फैक्टर निकाल के बताना, 1.5 ही आएगा, फिर भी निकालना, तुम्हारा क्या पता 2 आ जाए, आएगा तो 1.5 है। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो इस प्रकार से आज अपन ने क्या पढ़ा भाई, बेसिक पोर्शन पढ़ा भाई। हमने बेसिक पोर्शन पढ़ा भाई, वेब बकलिंग क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया जब वेब आपका वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट या राइट साइड पे टिल्ट कर जाए, और वेब क्रिपलिंग जब आपका वेब थोड़ा सा लेफ्ट साइड या राइट साइड पे टिल्ट होकर या थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस से टिल्ट होकर अपने उसी वेब पर ही फोल्ड होने लग जाए, वेब क्रिपलिंग कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा भाई सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर हमने पढ़ा जो जेडपी है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और जो आपका जेडी है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के अनुपात को सेफ फैक्टर कहते हैं। और हमने एक आयत का सेफ फैक्टर निकाल दिया। 1-2 सेक्शन का और मैं बता दूंगा, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर मेन जो पोर्शन हमें पढ़ना है बीम की डिजाइन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज इतना ही पढ़ता है। चलो गुड बाय, बैटरी भी कम होती जा रही है। ठीक है भाई।